नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं क्लास की पुस्तक है भारतीय इतिहास की, उसका सेकंड चैप्टर जो है ये पढ़ रहे थे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है इसमें कि जो मौर्य साम्राज्य है, आपको मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य में 18 तीर्थ हुआ करते थे। उसमें समाहर्ता जो तीर्थ है, जो विभाग समाहर्ता, उसका क्या कार्य था ये आपको कमेंट करके बताना है। और 18 तीर्थ जो है इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। वो 18 तीर्थ के नाम से ही एक वीडियो है। मौर्य साम्राज्य के 18 तीर्थ के कौन सा विभाग किसका होता था, तो उसकी ट्रिक है वो। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो आपको कमेंट करके बताना है कि समाहर्ता जो होता था इसका कार्य क्या था इस विभाग का, तो कमेंट करके बताइएगा। तो हम इस चैप्टर में गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे और गुप्त साम्राज्य में यहां से हमें पढ़ना है सुदर्शन झील। तो अब देखिएगा, ये सुदर्शन झील के बारे में एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मरम्मत कराने से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सुदर्शन झील में से। रुद्रा दामन के जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात है, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील के निर्माण कराया और स्वयं रुद्र दामन द्वारा इसकी मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है। स्कंद गुप्त, तो यहां गुप्त वालों की बात हो रही है। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेखानुसार भारी वर्षा के कारण टूटने से झील के बांध का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल प्रणदंत के पुत्र और गिरनार के प्रशासक चक्रपालित के द्वारा करवाया गया। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन और संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसका निर्माण कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त वैश्य या वैश्य पुष्यगुप्त लिखा जाता है, तो इसका निर्माण करवाया गया था और इसके द्वारा मरम्मत कराए जाने का उल्लेख मिलता है। फिर स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेखानुसार, तो यहां भी आपको इसका पुनर्निर्माण सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल प्रणदंत के पुत्र और गिरनार के प्रशासक चक्रपालित के द्वारा करवाया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा इस फैक्ट को। और सुदर्शन झील वाले को मैं इंपॉर्टेंट के अंदर रखना हूं, मोस्ट के अंदर आएगा तो इसी में से आ जाएगा। स्कंद गुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, बालादित्य द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने शासन किया, लेकिन धीरे धीरे उनका राज्य जो है सीमित होता गया। तो संभवतः जो बंगाल के गौड़ शासक थे, उन्होंने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तो गुप्तों के पतन का मूल कारण केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने गुप्त सम्राटों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को ही इनके पतन का कारण माना है। गुप्त सम्राटों ने सैनिक शक्ति और शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन नहीं किया, जिसके कारण विदेशी शत्रुओं, शक्तिशाली सामंतों और अधीन शासकों को लाभ उठाने का अवसर मिला। देखिए, ये जो कारण है, आपको इसी प्रकार के लगभग कारण जो है वो आपको मिलेंगे मौर्य साम्राज्य का। कि भाई सम्राट अशोक के कुछ ही वर्षों बाद में जब अशोक की मृत्यु होती है, तो अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद में ही पूरा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। वहां भी मैंने आपको चीजें यही बताई थी कि शांति की तरफ ध्यान ज्यादा दिया। जो जो इनकी व्यवस्था है, ये विदेशी शत्रुओं से सावधानी, ये इस तरह की चीजों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना ही शक्तिशाली सेना पर इतना ध्यान दिया। तो वो एक हल्का सा झोंका आया, कमजोर शासक हल्के से पड़े और वहीं सत्ता समाप्त। तो इसी प्रकार का जो है आपको यहां ये देखने को मिलेगा। गुप्तों में भी ये इसी प्रकार की कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। कई बार आता भी है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको उसमें से अलग से छांटना होता है। यहां ये लिखा भी है, देखिए, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को। तो अब आप सोचेंगे कि बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को पतन का कारण कैसे हो गया। तो शासक जो होता है उसको हर चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए, शांति के साथ साथ उसको सेना पर भी ध्यान देना चाहिए। मजबूत सेना हो, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो, पूरी तरह शांति 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 की बात करेंगे तो उस साम्राज्य को समाप्त होते हुए समय नहीं लगेगा। तो ये कुछ से महत्वपूर्ण बातें हैं।
इसके साथ में देखिए कुछ और बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे मौर्य साम्राज्य का अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो मौर्य साम्राज्य में वो अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, अशोक से संबंधित एक तो आपसे वो लेख पूछता है। मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। और जब गुप्त साम्राज्य की बात आती है तो ज्यादातर जो गुप्त साम्राज्य में पूछता है वो गुप्त साम्राज्य की कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, इनसे संबंधित चीजें ज्यादा पूछता है गुप्त काल में। अब इसका यह मतलब नहीं कि गुप्त काल के जो राजा हैं उनके बारे में पूछ नहीं सकता। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण के अंदर भी महत्वपूर्ण। तो मौर्य साम्राज्य में ज्यादातर वो शिलालेखों के बारे में पूछता है। गुप्त काल के अंदर ज्यादातर जो पूछता है वो फिर ये कला संस्कृति से पूछता है, क्योंकि कला और संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णिम काल जो माना जाता है भारतीय इतिहास का वो गुप्त काल है। राजनीतिक दृष्टि से स्वर्णिम काल भारतीय इतिहास का माना जाता है वो है मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल। और कला संस्कृति की दृष्टि से तो वह है गुप्त काल। तो अब हम आगे वही पढ़ने वाले हैं। और वैसे एक बार आपको फिर से बता दूं, छठी से 10वीं की किताबें जो मैंने पढ़ाई है यहां पर उनको घोट दीजिएगा, आपको 80% पेपर उनमें से मिलेगा। 80% पेपर आपको छठी से 10वीं तक की किताबों से आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। तो इसलिए 95 घंटे की वीडियो है, मैंने पूरी छठी से 10वीं की एक बना दी 95 घंटे की वीडियो। तो उसको देखते रहिए, अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं उसमें। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अभी वो आपका समय वो चल रहा है कि आप तैयारी से थोड़ा सा भी भ्रमित हुए या थोड़ा सा भी भटकाव की स्थिति हुई तो पत्ता कट होते हुए 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। 16.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 31,000 सीटें फुल होगी। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो 98% विद्यार्थी फेल ही होने हैं। 2% भी पूरा नहीं है, लगभग 2% विद्यार्थी पास होंगे। अगर इन 2% पे आना है तो सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी को करना पड़ेगा। गुप्त काल, ये गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान का विकास वेरी वेरी मोस्ट के अंदर है ये। प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। इस युग की कला में भारतीयकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव चित्रण और आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। इस काल की कला में रूढ़िवादिता का अभाव, स्वाभाविक और यथार्थवादिता का अंकन, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सर्जन, आध्यात्मिक आदर्श, कला, तकनीक की सादगी और अभिव्यंजना, लावण्य और लालित्य का संयमित प्रदर्शन मिलता है। पैराग्राफ बहुत सुंदर है लेकिन इसमें से कुछ नहीं पूछेगा वो। अब आगे आता है वास्तुकला। वास्तुकला, इस काल में मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए शैली आती है, मिस्र शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली। तो ये शैलियां हैं निर्माण की। तो नागर शैली के उदाहरण मिलते हैं आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ तथा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां आदि इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आप 10वीं तक की किताबें अगर आपने छठी से 10वीं की पढ़ रखी है तो आपको इसमें मुश्किल से 5% 10% कोई नई चीज मिलेगी। बाकी 90% आपको वही मिलेगा जो आपने छठी से 10वीं में पढ़ा है। क्योंकि 6 से 10th की अकेली हिस्ट्री को आप जोड़ के देखें तो बहुत कुछ मैटर आता है उसमें। तो ये हर चीज हमने पढ़ी है। गर्भगृह वो होता है जहां मूर्ति स्थापित की जाती है, ईंटों और पत्थरों से निर्मित है। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर वेरी 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 मोस्ट के अंदर है ये सब। ये देखिएगा तिगवा का विष्णु मंदिर। अब ये तिगवा कहाँ है तो अभी कुछ आप भी सर्च कीजिए कि तिगवा कहां पर है, कौन सी स्टेट में है। कोई यूपी है, कोई एमपी है, कौन सा उड़ीसा है, कौन सा स्टेट है। भूमरा कहां पड़ता है वर्तमान में, नाचना कुटार कहां पर है, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पार्वती मंदिर कहां स्थित है, गुप्तकालीन पार्वती मंदिर। अब वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ये भीतरी गांव, देवगढ़, तिगवा, भूमरार, ये इस तरह नाचना कुठार करके।
तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए कौन सा कहाँ का है। तो इनको शॉर्ट ट्री के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दीजिए। जैसे देवगढ़ और दशावतार, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं देव की दशा या देवों की दशा। अभी आजकल देवों की दशा क्या चल रही है, इस तरीके से याद कर सकते हैं देवों की दशा। जब भी देवगढ़ नाम आएगा या दशावतार आएगा तो आपको याद आ जाएगा देवों की दशा, देवों से देवगढ़ और दशा से दशावतार। हो गया एक क्लियर। इसके बाद में भितरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। भितरी गांव में शुरू में भी है और यहां लक्ष्मण में लय है, तो भील नाम तो आप याद कर सकते हैं भील। इतना हिंट ही बहुत होता है। भी से भितरी गांव, लय से लक्ष्मण मंदिर। हो गया। इसके बाद में नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। नाचना में शुरू में है ना और यहां पार्वती में है पा, तो किसी चीज को नापना, किसी चीज को कि नापा, तो ये नापना यानी नापा। तो ना से नाचना कुठार, पा से पार्वती। इस तरीके से आप कैसे भी हिंट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद में भूमरा का शिव मंदिर। अब शिव मंदिर कहां का, तो भूमरा। अब इसे कैसे याद करोगे, देखिए गेहूं या जो चावल होता है उसकी जो भूसी होती है, जो जिनके आप में से खेत वगैरह हैं वो जानते हैं भूसी होती है जैसे चावल वगैरह इनकी। तो भू, भूमरा से भू और शिव से सी, तो भूसी याद कर लो। तो भूमरा, भू से भूमरा और सी से शिव मंदिर। हो गया याद। और तिगवा का विष्णु मंदिर। शुरू में ती है, ये वी है, तिवी। तो इसको थोड़ा सा हिंट ऐसे दे लो, तिवी। तो नापा, भील, देवों की दशा, तिवी और भूसी, तो भूमरा शिव मंदिर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, तो मिलान करने वाले में भी इनको दे सकता है। इनमें क्रमशः मंदिर की योजना और आकृति में सतत विकास दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य आदि निर्मित हुए। इनमें अजंता, बाघ, एलोरा, उदयगिरी के गुहा के मंदिर, धमेक स्तूप व महाबोधि विहार बोध गया मुख्य है। तो ये विहार जो है ये बौद्ध भिक्षु और ये जो रहते थे उस रहने के स्थान को कहते थे विहार। और चैत्य किसको कहते थे, जो इनके पूजा स्थल थे उनको चैत्य कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्तूप स्तूप होता है वो, गुहा मतलब गुफा। तो अजंता एलोरा की गुफाएं, बाघ और उदयगिरी, तो ये कुछ नाम इनमें से ध्यान में रखिएगा। फिर आता है मूर्तिकला। तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। यह क्वेश्चन बन गया आपका मोस्ट, कि मूर्तिकला के गुप्तकालीन प्रमुख केंद्र थे। तो मथुरा था, सारनाथ था, पाटलिपुत्र था। ध्यान रखना, यह पूछ सकता है आपसे। और मजेदार बात यह है कि आपके जो भी पेपर अभी हो रहे हैं, आरपीएससी के या बोर्ड के जो भी पेपर होते हैं, और मैं जहां जहां कह रहा हूं कि ये यहां ध्यान रखना, वहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने जो एक चीज नोटिस की है, अभी कुछ पेपर हुए हैं आपके, जहां ये बोला है कि इस चीज को ध्यान रखना, वहीं से क्वेश्चन आपके लगभग उठ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुना। और ये देखिएगा, ये जो पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका होता है डायरेक्ट किताब से ही पढ़ना। इसमें कोई भी पॉइंट आपका रहता नहीं है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कोई। तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। और मेरा मन कह रहा है ये क्वेश्चन आएगा इस बार, ये पूछेगा आपसे रीट में, ये वाला। मूर्तियां धातु, पत्थर, मिट्टी की बनाई जाती थी। परिधानों की महत्ता, अलंकृत प्रभा मंडल, विशेष केस सजा, मुद्रा, आसन, आध्यात्मिकता, सरलता भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता है। हालांकि आपसे जो है वो विशेषता वगैरह पूछता नहीं, आरएस के एग्जाम होता है या आईएएस का होता है, तो वहां पर ये इस प्रकार की लाइनें बना करके देता है। आप तो ये चार नाम, शुरू के तीन नाम ध्यान में रख लेना। ये प्रतिमा निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता था, जो मूर्ति का निर्माण है। सुल्तानगंज की बुद्ध, मथुरा से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरन व उदयगिरी की वराह की मूर्तियां। तो कहां से आप इसमें देख लीजिए, सुल्तानगंज की बुद्ध,
मथुरा से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरण व उदयगिरी की वराह की मूर्तियां उत्कृष्ट मूर्तिकला के उदाहरण हैं। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय की गई। अब आता है चित्रकला। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता व ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ये लाइन ध्यान में रखना। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और ग्वालियर के बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध व बोधिसत्व व जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है। तो विषय वस्तु क्या क्या है, तो अजंता और एलोरा, ये जो अजंता व ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए हैं गुप्त चित्रकला के जो उदाहरण है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अजंता के जो चित्र हैं उनमें प्राकृतिक सौंदर्य का, बुद्ध व बोधिसत्व और जातक कथाएं जो है, महात्मा बुद्ध के जो जातक कथाएं हैं के वर्णात्मक दृश्यों का अंकन हुआ। सुंदर कल्पना, रंगों की प्रभा, रेखाओं का लालित्य, विषय वस्तु की विविधता, अभिव्यक्ति से संपन्नता और अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय हैं। ये जो भाषा है, ये एक दो बड़ी अच्छी ऑथेंटिक पुस्तक आती है, ये लाइनें वहां से उठाई गई है, ये पूरी तरीके से अच्छी किताबें आती है, मानक किताबें मानी जाती है। तो अब इसमें से आपके पूछा क्या जाएगा भाई, इतना जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से पूछेगा क्या? गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त, ये लाइन ये बन गई आपके लिए मोस्ट, ये पूछ सकता है। इसके बाद में इसमें गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के सहित अवलोकीश्वर, यशोधरा व राहुल आदि के चित्र प्रसिद्ध हैं। तो ये महात्मा बुद्ध का पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा। तो आप ये पूछा गया है, देखिए मरणासन राजकुमारी का चित्र आपको कहां है, तो ये गुफा नंबर 16, ये ध्यान में रखिएगा आप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला। आज आपको मैं मोस्ट वो लाइनें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में उठता है। गुफा संख्या 17 को जो है चित्रशाला कहा गया है। इस गुफा में माता और शिशु का चित्र जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। कौन सी? गुफा संख्या 17। भाग में 9 गुफाएं मिलती है और भाग के भित्ति चित्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं, जो तत्कालिक वेशभूषा, केश विन्यास, प्रसाधन आदि की जानकारी देती है। तो इसमें जो गुफा संख्या है 17, इसको चित्रशाला कहा गया है। इस गुफा में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है और भाग में 9 गुफाएं मिलती है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें। बाकी ये संगीत, नाटक, अभिनय कला और नृत्य कला की अद्वितीय उन्नति हुई। समुद्रगुप्त का वीणा लिए हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना उसके संगीत प्रेम को सिद्ध करता है। तो वीणा बजाते हुए जो समुद्रगुप्त का चित्र है वो तो अब क्वेश्चन इतना लोकप्रिय हो चुका है कि ये क्वेश्चन जो है ये किसी का भी गलत नहीं होगा। तो वीणा बजाते हुए जो चित्र है वो किसका है? समुद्रगुप्त का। फिर आता है साहित्य। तो गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। साहित्य में संस्कृत भाषा व जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ। प्रयाग और महरौली आदि प्रशस्तियों की रचना हुई। भास ने स्वपनवास दत्ता, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, ये राक्षस है, राक्षक लिख दिया, राक्षस, ये मुद्रा राक्षस। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम आदि सुखांत नाटकों और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की। तो ये आपसे पूछ सकता है स्वपनवास दत्ता जो है इसके लेखक कौन है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शकुंतलम का तो खैर हर बच्चे को याद होता है कि कालिदास ने लिखा है। पुराणों, स्मृतियों, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों का अंतिम रूप दिया गया। संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। अमर सिंह ने अमरकोश, चंद्र गोमी ने चंद्र व्याकरण आदि व्याकरण ग्रंथ लिखे। ये सब आप 10th तक पढ़ चुके हैं। अब ये इन किताबों को पढ़ने में मजा उसी को आएगा जिसने 6 से 10 तक हमेशा डेली का रूटीन में मेरे साथ साथ में पढ़ा है। अब जो डायरेक्ट इन पे आ रहा है तो उसको ये नहीं समझ में आएगा ये आपने पहले पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, और इस बार आप देखिएगा 6 से 10th की किताबों के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे छपे हुए मिलते हैं वहां पे।
तो इसलिए जो मेरी बात को सीरियसली लेगा वो सिलेक्शन करवा लेगा, और जो नहीं लेगा तो वो उनकी अपनी जाने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक जैसे नीति ग्रंथ, ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका, दिंगनाक ने प्रमाण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। वागपति राज का गौड़बाहु, परवर सेन का सेतुबंध आदि प्राकृतिक ग्रंथों की रचना भी इसी काल में हुई। इस युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था, यानी लौकिक साहित्य में वहां की भाषा बोलियों में खूब रचनाएं की गई। तो ये नाम देखिएगा, ये साहित्य वाला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विष्णु शर्मा का ये पंचतंत्र हो गया, और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र नामक जैसे नीति ग्रंथ, ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिका है ये, दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय, वागपति राज का गौड़बाहु, परवर सेन का सेतुबंध, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी शूद्रक का ये मृच्छकटिकम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, भास का स्वप्नवास दत्ता। तो इन सब बिंदुओं को आप ध्यान में रखें। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।